हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। तो मेरे ख्याल से आप सभी सही होगे, बढ़िया होगे, एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है क्लास 10th के टर्म 1 का, और यहां पर आपके लिए हम लेकर आए हैं क्या 50 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कौन से चैप्टर का? सिविक्स क्लास 10th के फेडरलिज्म चैप्टर का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इसका हम 50 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ते हैं, और साथ में और चैप्टर्स के भी एमसीक्यू हैं हमारे चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उन वीडियोस को, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू के जो लिंक हैं वीडियोस के, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं और आपकी तैयारी पूरी करवाते हैं। किस चीज के लिए? टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या कहता है? यह कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, एक तरीके से एमसीक्यू है। क्या है क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्यों बेसिक क्वेश्चन है? क्योंकि भैया देखिए, जो फेडरलिज्म है ना, उसी का आपको डेफिनेशन देकर पूछा गया कि भैया इसको क्या कहते हैं। तो सिंपल आंसर है, फेडरलिज्म कहते हैं। यार, इस चैप्टर का इतना बेसिक क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो इसमें तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है आंसर करने में। फेडरलिज्म क्या होता है? एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें कि जो पावर है वो वेरियस लेवल पर डिवाइडेड होता है, जिसमें कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग सरकारें होती हैं, जिसको कि हम या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर क्या भरना है? फिल इन द ब्लैंक्स फिर से है। ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। मे ऑर्डर, कैन नॉट ऑर्डर, कैन ऑर्डर। यहां पर बी होगा, बी एंड सी, मे एंड कैन। क्या होगा इसमें से? क्या यहां पर भरा जाएगा? तो यहां पर अगर आपने एनसीईआरटी बुक को सही तरीके से पढ़ा है, लाइन बाय लाइन देखा है, तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि कैन नॉट ऑर्डर क्या होगा यहां पर? कैन नॉट ऑर्डर नहीं दे सकती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के काम में दखल नहीं देती है, ऑर्डर नहीं दे सकती है। दोनों अपना अपना काम करते हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि संविधान में दोनों के पावर्स को अलग अलग लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? Which of the following is incorrect regarding a unitary government? अब यहां पर बात यूनिटरी गवर्नमेंट की जा रही है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट गलत है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है और साथ में ऑप्शंस भी आपको ध्यान से पढ़ना है, तब आप सही आंसर करने पाइएगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन देखते हैं। एक क्या कहता है? देयर इज ईदर ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सम यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यह बात जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल सही है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? या तो पूरे देश के लिए एक ही सरकार होती है, या फिर अगर एक से ज्यादा स्तर की सरकारें हैं तो वो सारी सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को मानती हैं। यह चीज क्या होता है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंशियल और गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है? तो जी हां, बिल्कुल दे सकती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल दे सकती है। तो यह भी ऑप्शन सही है, और यह भी हमारा जो ऑप्शन दोनों हो गए, ये दोनों गलत ऑप्शन हो गए। आगे देखिए, A state government is answerable to the central government। ये ऑप्शन भी जो है ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए सही है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तीनों फीचर हो गए। तो लास्ट हमारा क्या बच गया? लास्ट हमारा बच गया ऑप्शन नंबर डी, द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट के पावर को डिफाइन नहीं किया जाता है या फिर गारंटी नहीं दिया जाता है। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मामले में ये तीनों बातें सही हैं और ये चौथा पॉइंट जो है ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द। यहां पर 3 लिस्ट के बारे में बात की गई है, जो हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इन तीनों लिस्ट में से कौन सा लिस्ट है जिस पर जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहां पर इसका तो आंसर बहुत ही सिंपल है। जो कंकरेंट लिस्ट है ये एक ऐसा लिस्ट है, ऐसे टॉपिक्स का लिस्ट है जिस टॉपिक्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। लेकिन जब भी दोनों के द्वारा कानून बनाया जाएगा किसी टॉपिक के ऊपर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कानून है उसको लागू किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं लागू होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन भी हो गया यहां पर। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, यहां पर अगला क्वेश्चन कहता है विच आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फेडरल सिस्टम। फेडरल गवर्नमेंट अगर हम किसी देश में लागू कर रहे हैं तो हमारा मुख्य कारण क्या होता है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है फेडरल गवर्नमेंट को बनाने का, लागू करने का फेडरल सिस्टम को। सबसे पहला ऑप्शन है टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। यह बात बिल्कुल सही है। फेडरल गवर्नमेंट हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम देश की एकता और अखंडता को हम बचा कर रख सके। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी बिल्कुल सही जवाब है, रीजनल डाइवर्सिटी। इसके बाद टू शेयर पावर्स अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका यहां पर फेडरल सिस्टम के लिए लागू नहीं होता है। ये हमने पावर शेयरिंग में देखा था। पावर शेयरिंग में डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में बात की गई थी कि वहां पर पावर शेयरिंग कैसे किया जाए, सभी लोग कम्युनिटीज को एक साथ कैसे पावर में लाया जाए। यहां पर फेडरलिज्म की हम बात कर रहे हैं। फेडरलिज्म में जो हमारा डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों क्या कह रहे हैं, जो ऐसे फीचर्स की बात कर रहे हैं, ऐसी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं जो कि आपका फेडरल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर कहा जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर। यहां पर कहा जा रहा है कि जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उस संविधान में, जो कि पहली बार बना था आजादी के समय, यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे देश में 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का व्यवस्था था, या फिर 3 टायर सिस्टम का व्यवस्था था, या फिर सिंगल टायर था, या फिर 4 टायर था। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्यों सही होगा, जब हमारा संविधान बनाया गया था उस समय हमारे देश में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई थी। यानी कि संविधान में सिर्फ 2 सरकारों के बारे में बात की गई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास क्या पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा, और वहां पर पंचायतों के बारे में लिखा गया था। लेकिन संविधान से उनको मान्यता नहीं था और साथ में संविधान में उनके पावर्स को गारंटी नहीं किया गया था। यह चीज हुआ कब, यह चीज हुआ 1993 में। 1993 में क्या हुआ, एक नया कानून लाया गया। नया कानून लाया गया जिसके बाद क्या किया गया, जो पंचायत लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उसको मान्यता दे दी गई, उसको पावर्स दे दिए गए, और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गए हमारे देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है, यहां पर अगला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द होल डिस्ट्रिक्ट। यानी कि यहां पर पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये किसके पास होता है, सरपंच के पास होता है, मेयर के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर या फिर सेशन जज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी। आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे यूपीएससी के बारे में जानते होंगे, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते होंगे, तो वहां पर यूपीएससी पास करके जो लोग आते हैं वो क्या बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं या फिर कलेक्टर बनते हैं, और वो क्या करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी संभालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यहां पर अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नॉट, यानी कि फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, तो ये तो फेडरलिज्म का फीचर है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यह भी बात सही है कि जो फेडरलिज्म होता है उसमें जो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर होते हैं अलग अलग मैटर्स के मामले में।
थर्ड ऑप्शन क्या है, द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीज। ये भी बात सही है हमारे फेडरलिज्म के बारे में। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन डी बच गया। ऑप्शन डी क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कोई एक स्तर की सरकार संविधान में बदलाव कर सकती है। क्या यह बात सच है? नहीं, यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। तो यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह पॉइंट जो है ये आपका किस चीज के मामले में, फेडरलिज्म के फीचर में नहीं आता है, इसका उल्टा आता है। तो इसलिए ये ऑप्शन जो होगा ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां पर आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच में हमें यहां क्या भरना है, आगे भरना है। इट इज आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज आंसरेबल टू द पीपल, या फिर ऑप्शन बी एंड सी। देखिए क्या ऑप्शन होगा भाई, स्टेट गवर्नमेंट के जो पास जो पावर है उसके लिए वो किसके प्रति जवाबदेह है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में से स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया है कि वो अपना काम अपने से कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर जवाब नहीं देना है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है, इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं उसके लिए उसे जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब नहीं देना है। यह पॉइंट हमारा सही है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट इज आंसरेबल टू द पीपल। यह बात सच है कि कोई राज्य सरकार है, वो अगर सरकार में बैठी हुई है तो उसको हर 5 साल में जाकर चुनाव लड़ना होता है और फिर जाकर जवाब देना होता है कि मैंने कितना काम किया, क्या काम किया, सही किया, गलत किया, मैंने इतने रोड बनवाए, इतने हॉस्पिटल बनवाए, इतने स्कूल खुलवाए। ये सारे बात करते हैं कि नहीं करते हैं नेता लोग? तो ये बी और सी यानी कि डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बी एंड सी दोनों हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहां पर देखें, आगे क्या होगा, विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म, यानी कि इसमें से कौन सा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जिसको कि हम फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ऑप्शन हॉरिजॉन्टल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, डिवीजन ऑफ पावर एमंग वेरियस कम्युनिटीज, शेयरिंग ऑफ पावर एमंग पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्टिकल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसको, यानी कि जो स्टेट का पावर है, सरकार का पावर है, उसको बराबर लेवल के जो हिस्से हैं सरकार के उसमें बांट दिया जाए, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ये क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहां पर वर्टिकल में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यानी कि एक ही व्यक्ति के ऊपर, यानी एक ही आदमी के ऊपर अलग अलग सरकारें काम करें। जैसे मैं हूं, मेरे शहर में एक नगर पालिका भी है, नगर निगम है, मेरे राज्य में एक राज्य सरकार भी है और मेरे देश में, देश के लिए केंद्र सरकार भी है। तो ये क्या हो गया, यहां पर हो गया वर्टिकल पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू इन अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में रेवेन्यू के मामले में, यानी कि सरकार के इनकम के मामले में कौन सा पॉइंट सही है, ट्रू पूछा जा रहा है, ट्रू। ठीक है, देखते हैं। स्टेट्स हैव नो फाइनेंशियल पावर्स और इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। यह बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई देखिए, जो संविधान है उसमें अगर स्टेट्स को पावर दिए गए हैं, साथ में यह भी कहा गया है कि स्टेट्स के पास अपना सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होगा, कि वो कहां से पैसे कमाएंगे वो भी बताया गया है। आगे, स्टेट्स आर डिपेंडेंट फॉर रेवेन्यू और फंड्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यह भी गलत है। स्टेट गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है पैसों के लिए? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्सेस खुद से कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, अगला क्या है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये पॉइंट सही है कि भाई देखिए, जो हमारा जो अलग अलग लेवल की सरकारें हैं, चाहे वो आपका केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, इनके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू संविधान में क्लियरली स्पेसिफाइड हैं कि भाई कौन सरकार कहां से पैसे कलेक्ट करेगी, कहां से पैसे मिलेगा। तो ये पॉइंट हमारा सही हो गया, किस मामले में, रेवेन्यू के मामले में। और चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं, स्टेट्स हैव नो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें गलत स्टेटमेंट यहां पर देखना है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये पॉइंट सही है।
कि यहां पर जो फेडरेशन होता है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसमें 2 लेवल की सरकार होती है। ठीक है, जनरली होती है, हमारे देश में 3 है लेकिन और देशों में 2 है। आगे क्या है, बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ इच वन अनदर। ये भी पॉइंट सही है कि दोनों लेवल की जो सरकारें होती हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं और अपना अपना ऑटोनॉमी के हिसाब से वो काम करती हैं। अगला ऑप्शन क्या है, इन अ फेडरल सिस्टम अ स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन। ये भी बात सही है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद का पावर होता है फेडरल सिस्टम में। लास्ट ऑप्शन क्या है, इन अ फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बात गलत है। आपका फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट को जरूरी नहीं है कि वो जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए कि मैंने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो गया और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स हैज 2 और मोर लेवल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भाई कौन सा गवर्नमेंट है जहां पर आपका 2 या फिर 2 से अधिक लेवल का गवर्नमेंट होता है। तो यहां पर फेडरल गवर्नमेंट, सिंपल सा फेडरल सिस्टम, फेडरेशन या फिर फेडरलिज्म हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर यह क्वेश्चन तो आपको आराम से आंसर करना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए तो। आगे क्या है यहां पर, What is true regarding sources of revenue federal system? ओ सॉरी, ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है, तो यहां पर इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। यहां पर आगे ऑप्शन देखते, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। यहां पर कौन सा फीचर नहीं है, ये क्वेश्चन भी शायद दोबारा आ चुका है, मैंने अभी शायद बात किया था इसी से ऐसा ही क्वेश्चन। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट गवर्न, ओ नहीं, क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा अलग है, इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये बात तो सच है। डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन, ये बात भी सच है कि भाई जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो सेम जनता के ऊपर शासन करती है। जैसे मैंने कहा कि मैं जाकर राज्य सरकार को चुनने के लिए भी वोट देता हूं और केंद्र सरकार की सरकार को चुनने के लिए भी वोट देता हूं। ठीक है, अगला क्या है, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात भी सच है कि भाई देखिए जो कोर्ट्स होता है उनके पास पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, कहीं पर कंफ्यूजन है या फिर कहीं पर लड़ाई झगड़ा है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है, तो ये गलत है और ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या है अगला क्वेश्चन, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट each tier has its own fill in the blanks in the specific matter। क्या इसमें से क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, ज्यूरिसडिक्शन, एग्जीक्यूशन, पॉलिसीज। तो यहां पर ज्यूरिसडिक्शन हमारा सही वर्ड होगा, ज्यूरिसडिक्शन आपका यहां पर भरा जाएगा और ज्यूरिसडिक्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड हेड ऑफ द स्टेट एट द स्टेट लेवल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भाई हमारे राज्य लेवल पर सरकार का मुखिया कौन होता है, सरकार का हेड कौन होता है। तो आपने चीफ मिनिस्टर का तो नाम सुना है ना, तो चीफ मिनिस्टर होते हैं। यहां पर बात करें तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, when independent states come together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security, this type of coming together federations are practiced by which countries। यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि जब छोटे छोटे राज्य जो कि छोटे साइज में है, पावर में है, वो जब एक साथ आकर एक साथ मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं और उस बड़े देश का निर्माण किया जाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था यहां पर इनमें से किन देशों के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है। यहां पर देखें तो ऑप्शन क्या है, स्विट्जरलैंड एंड कनाडा, यूएसए एंड ब्रिटेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा एंड यूएसए। तो यहां पर ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। ये जो तीनों देश हैं ये किस तरीके से बने हैं, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म को ये प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, श्रीलंका। तो ऑप्शन क्या होगा? यूएसए होगा। इंडिया जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म नहीं है, यूएसए जो है, यूएसए है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म को ये फॉलो करता है। आगे यहां पर अगला क्वेश्चन है, इसी से पॉइंट से जुड़ा हुआ, क्या है? वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, सेकुलर फेडरलिज्म, फेडरेशन। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जब एक बड़ा देश क्या करता है, अपने पावर को डिवाइड कर देता है छोटे छोटे राज्यों के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो इस तरीके से जो फेडरलिज्म तैयार होता है, फेडरेशन तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कौन सा? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है? यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी जो पूरे देश लेवल पर लोग बैठते हैं, सरकार बनती है और छोटे छोटे राज्यों को पावर दे दिया जाता है, ठीक है, और ये भी फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। अब यहां पर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है विच वन कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया। यूनियन लिस्ट में कौन सा आता है? यूनियन लिस्ट में क्या आएगा? पुलिस आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, बैंकिंग आएगा, ट्रेड आएगा। तो यहां पर जो हमारा सी है ये आता है यूनियन लिस्ट में, यानी जो बैंकिंग है वो आता है कहां पर? यूनियन लिस्ट में। जो पुलिस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ट्रेड भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, एग्रीकल्चर जो है ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया। स्टेट लिस्ट में कौन सा आता है? डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, पुलिस। पुलिस होगा ऑप्शन। पुलिस जो होता है वो राज्य सरकार के पास होती है, राज्य सरकार डिसीजन लेते हैं कि कहां पर किसको पोस्टिंग करना है, किसको रखना है, पुलिस कितनी बहाली करनी, सारी चीजें, ठीक है। डिफेंस जैसे कि आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, करेंसी के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे यहां पर है on which given subjects can both the union and as well as the state governments makes laws। यहां पर इसमें से कौन सा टॉपिक है जिसमें कि दोनों कानून बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी? यहां पर देखें तो करेंसी, डिफेंस, ट्रेड यूनियंस, एग्रीकल्चर। सिंपल आंसर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो कि कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहां पर कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है? यानी कि हमने पढ़ा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि भाई एक होता है यूनियन लिस्ट जो कि आपका आ गया पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में, स्टेट लिस्ट वैसा टॉपिक्स का लिस्ट जिस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट वैसा टॉपिक्स जिसके ऊपर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है। लेकिन उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था एक और पॉइंट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेसिडुअरी सब्जेक्ट किसके हिस्से में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आते हैं। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स होते क्या हैं, क्या है ये, इससे क्या मतलब है? सब्जेक्ट्स अंडर यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट्स अंडर स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट अंडर बोथ स्टेट एंड यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट्स विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाई यूनियन लिस्ट में तो हमारा यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, और सी ऑप्शन का आपका कंकरेंट लिस्ट हो गया। जो वैसे टॉपिक्स जो कि किसी लिस्ट में नहीं लिखे हुए हैं वो हमारा आते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, वो कहलाते हैं, और वो आते हैं कहां पर? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, यहां पर क्वेश्चन क्या है? बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द। ये तो हम देख चुके हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पर क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में मौजूद टॉपिक्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट अंडर रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर कौन सा टॉपिक है उसका एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल में करेंसी, इरिगेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉमर्स नहीं। यहां पर सीधा सीधी कंप्यूटर क्या होगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहां पर आपको अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि वैसी चीजें जो कि 1947 के बाद आई हैं, देश आजाद होने के बाद आई हैं, वो सीधे आपका आ जाएगा कहां पर? रेसिडुअरी लिस्ट में। जैसे
जो इंटरनेट है वो कब आया है? इंटरनेट आया है देश आजाद होने के बाद। टेलीफोन कम्युनिकेशन कब आया है? देश आजाद होने के बाद। इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं वो आपके आएंगे कहां पर? आपके आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि रेसिडुअरी लिस्ट में आएंगे। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन कहता है स्टेट्स सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India, Article 371. Under which context do they get these provisions? यहां पर क्या रीजन है जिसकी वजह से इनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, स्पेशल पावर दिया गया है? ट्रेड और कॉमर्स की वजह से? नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स एंड इंडिजिनस पीपल? आगे ऑप्शन देखते हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर एग्रीकल्चर, फॉर डिफेंस पर्पसेस। तो सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या? कि वहां के लोगों के जो लैंड राइट्स हैं उसको बचाने के लिए, साथ में वहां पर जो इंडिजिनस लोग हैं उनका एक तरीके से कल्चर वगैरह सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गिव वन फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका एक फीचर यहां पर बताना है। जो ऑप्शन है उनमें से एक सिलेक्ट करना है। दे हैव पावर्स ऑफ स्टेट ना। यूनियन टेरिटरीज के पास स्टेट के पास बराबर पावर होते हैं? नहीं होते हैं, कम होते हैं। ठीक है। दे इंजॉय इंडिपेंडेंट पावर ना, इंडिपेंडेंट पावर नहीं होता है। स्टेट जो आपका यूनियन टेरिटरीज है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगला पॉइंट क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। ये पॉइंट हो सकता है जरा, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं लास्ट। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कैन बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? वन फीचर। तो वन फीचर में यहां पर ये तो दोनों हो सकते हैं, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, कि भाई जो यहां पर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास स्पेशल पावर होता है और साथ में ये भी। तो यहां पर गलती से मैंने दोनों ऑप्शन को एक साथ लिख दिया है, तो दोनों में से कोई भी आपको मिले अगर एग्जामिनेशन में अलग अलग, तो आप उसको क्या कीजिएगा? टिक मार दीजिएगा। दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यहां पर आगे क्वेश्चन है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो शेयरिंग ऑफ पावर है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यह कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक हिस्सा है और इसमें अगर बदलाव करना है तो जो बदलाव होगा, जो भी अमेंडमेंट होगा, उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, बोथ हाउसेस से कितनी मेजोरिटी से पास करना होगा? तो यहां पर क्या होगा? टू थर्ड मेजोरिटी से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा कि देखिए जब भी पावर शेयरिंग, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयरिंग है, इसमें कोई चेंज करना है तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपके दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों पास करेंगे 2/3 मेजोरिटी से। उसके बाद देश के जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे राज्य की विधानसभाओं से इस प्रावधान को पास कराना होगा। समझ गए? तो आगे देखते हैं, आगे हमारे सामने क्या है? आगे यहां पर है, आगे क्या कहा जा रहा है? द क्रिएशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में फिल इन द ब्लैंक्स क्या था? एक तरीके से मेजर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आपका टेस्ट। स्टेट अकॉर्डिंग टू रिलीजन, स्टेट अकॉर्डिंग टू कल्चर, लिंग्विस्टिक स्टेट, स्टेट अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी। तो भाई रिलीजन के आधार पर तो स्टेट आज तक बना नहीं है, कल्चर के आधार पर स्टेट आजकल बनने शुरू हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अभी चल रही है, लोगों के डिमांड्स भी हैं बहुत सारे। लेकिन यहां पर लिंग्विस्टिक स्टेट जो कि बनाए गए थे कब? 1956 में। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। यह आपका मेजर चैलेंज था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। भारतीय सरकार के लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़ा हुआ क्या कीजिए? करेक्ट स्टेटमेंट छांटिए, सही जो है।
इंग्लिश इज आवर नेशनल लैंग्वेज, गलत बात है, इंग्लिश नहीं है। सिटीजन्स आर फ्री टू चूज एनी लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, नहीं, हिंदी भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज, यह बात सही है। हमारे देश के संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, यह पॉइंट सही है हमारा भाषा के मामले में। अब यहां पर कहा जा रहा है ऑन विच बेसिस वेयर द स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड क्रिएटेड, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नो, बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर यहां पर इन इलाकों को क्या किया गया था, अलग राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट % ऑफ इंडियन, भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, आपने चैप्टर पढ़ा है तो आराम से आंसर करने पाइएगा। 40% लोग, 40% लोग भारत में क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है बिसाइड्स हिंदी देयर आर डैश अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एट शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी के अलावा भारतीय संविधान में कितनी संख्या में जो लैंग्वेजेस हैं उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 21, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, जिसमें कि हिंदी भी एक है। हिंदी के अलावा कितने हैं? 21 हैं, कुल मिलाकर 22 हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहां पर व्हेन वाज द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर व्हिच लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर कब शुरू हुआ था? 1990s में। 1990s आपका यहां पर सही ऑप्शन होगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसस ऑफ इंडिया held in 2011 recorded more than fill in the blanks distinct languages which people mentioned as their mother tongues। यहां पर पूछा जा रहा है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उस सेंसस के अनुसार भारत के लोगों ने कितनी भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में बताया था? तो कुल मिलाकर आंसर कितना होगा? 1300 से भी ज्यादा भाषाएं थी जिसको लोगों ने कहा कि यह हमारी मातृभाषा है, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु या फिर और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। कुल मिलाकर कितनी? 1300 से भी ज्यादा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहां पर है इन द डाटा फॉर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया विच इज द सेकेंड हाइएस्ट इन प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स आफ्टर हिंदी। हिंदी के बाद बोले जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा कौन सी है, यानी हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले वाली भाषा कौन सी है? और यह है बंगाली। कुल मिलाकर कितना है आपका? करीब 8% के आसपास है 2011 के डाटा के अनुसार। इसके बाद बात करें तो यहां पर इंग्लिश के बारे में पूछा जा रहा है एज फॉर इंग्लिश ओनली fill in the blanks % Indians recorded it as their mother tongue। कितने प्रतिशत भारतीयों ने उसको अपनी मातृभाषा के रूप में बताया इंग्लिश को? तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी, 0.02%। ठीक है, आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है Which language was recognized as the national language by the Constitution of India? भारत के संविधान द्वारा किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी को, इंग्लिश को, तमिल को, किसको? किसी को नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है? अगला क्वेश्चन है द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज। फेडरल गवर्नमेंट का क्या फीचर है इसमें से देखना है, जो सही है वो बताना है। यहां पर नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, गलत है। नेशनल गवर्नमेंट कुछ पावर नहीं देती है, दोनों के पावर अलग अलग संविधान में बताए गए होते हैं। ठीक है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये भी गलत है। भैया देखो, जो फेडरल गवर्नमेंट है ये तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहा है। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, फेडरल सिस्टम होता है, ये वर्टिकल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। ठीक है, अगला क्या है? इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। क्या जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास सारा पावर होता है? नहीं।
गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यह बात बिल्कुल सही है कि जो सरकार का पावर है, पूरा जो पावर है, उसको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट में बांट दिया जाता है। यानी कि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, और कुछ पावर क्या कर दिया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट हमें टू नहीं है, तीन है, यहां पर तीन स्टेटमेंट है, यहां पर टू लिखा हुआ है गलती से, थ्री स्टेटमेंट है। तीन स्टेटमेंट पढ़ने हैं, देखना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, उसके हिसाब से हमें आंसर करना है। ठीक है, यहां पर क्या कहा जा रहा है, पहला जो है, पहला देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इन अ फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड। बिल्कुल सही बात है कि जो फेडरेशन होता है, इसमें जो पावर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, क्लियरली डिमार्केटेड होते हैं। ठीक है, अगला सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इंडिया इज फेडरेशन बिकॉज द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। ये भी बात सही है कि भाई देखिए, इंडिया फेडरेशन क्यों है, क्योंकि इंडिया में जो सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनके पावर अलग अलग डिफाइंड हैं, और वो कहां लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, और उनका अपना अपना टॉपिक के ऊपर अपना अपना क्षेत्र में क्या है, स्पेशल ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, श्रीलंका इज अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। भाई ये तो बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका पहला तो फेडरेशन नहीं है, और यहां पर फेडरेशन का रीजन भी ऐसा दिया गया है ना कि भाई वहां पर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, इस वजह से श्रीलंका फेडरेशन है, तो ये बात तो गलत है। और यहां पर एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट, ये क्या कहता है, इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन बिकॉज सम पावर ऑफ द स्टेट्स हैव बीन डिवोटेड टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये भी गलत है। भाई देखो, फेडरेशन का यह मतलब नहीं होता है कि केवल दो लेवल की गवर्नमेंट होगी, दो से ज्यादा भी हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। तो इंडिया में क्या हुआ, जब स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया गया, तो क्या हो गया, यहां पर इंडिया में तीन लेवल की सरकार हो गई, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी दिया गया है पावर। तो क्या हो गया, फेडरेशन इंडिया का और मजबूत हो गया, और अच्छा हो गया। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा देखें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही केवल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या क्वेश्चन है। यहां पर अगला क्वेश्चन कहता है, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड। यहां पर कहा जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे एक सरकार होती है हमारे इंडिया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे कौन सी सरकार होती है, वो पूछा जा रहा है। यहां पर स्टेट ऑफिसेज, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तहसील। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है, आपका पंचायत आ जाता है, आपका जिला परिषद आ जाता है, आपका शहरों में नगर पालिका, नगर निगम आ जाते हैं, म्युनिसिपैलिटीज आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर और लोकल गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं, एक अलग जो नीचे लेवल की सरकार है उसको पावर दे देते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है हिंदी में विकेंद्रीकरण। यानी कि एक जगह पावर था केंद्रित, एक जगह सेंटर में पावर था, किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास था, या फिर आपका किसके पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दोनों से पावर लिया गया, एक और जगह सेंटर पर पावर दे दिया गया, तो क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ठीक है, पावर को और भी बांट दिया गया अलग अलग लोगों के बीच में। ठीक है, यहां पर अब आगे देखें तो आगे क्या कहा जा रहा है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 1992। और ये ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में यही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो थर्ड टायर का जो कानून आया था ये 1992 में आया था, और ये लागू 1992
1993 में हुआ था, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है क्लियरली, और ये आपका 1992 ही सही होगा। ऊपर मैंने क्या कहा था, ऊपर कहा था कि मैं 1993 में आया था, तो वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वहां पर 1993 में इस कानून को लागू किया गया था, लेकिन ये कानून आ गया था कब, 1992 में। तो ये ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और आपको इस तरीके से अगर ऑप्शन मिले तो 1992 ही आपको टिक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या ऑप्शन है, सॉरी क्या क्वेश्चन है, ये जरा देख लेते हैं। तो यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस एट लीस्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। यानी कि लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कितनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, यानी 1/3 जो सीट है वो आपका रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए, ऐसा संविधान में प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे क्या यहां पर कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है उसका हेड कौन होता है, तो उसका हेड होता है एक मेयर। मेयर होता है क्योंकि हमें पता है कि पूरे राज्य का हेड गवर्नर होता है, सरपंच एक पंचायत का होता है, होम मिनिस्टर गृह मंत्री कहलाता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, मेयर हो जाएगा। इसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम ऑफ पंचायत राज इन्वॉल्व्स। पंचायत राज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, देख लेते हैं क्या क्या है। विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, विलेज एंड स्टेट लेवल्स, विलेज डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल्स, विलेज स्टेट एंड यूनियन लेवल्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्या, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। करीब 50 क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर बताए हैं और सभी को समझाया भी है साथ में। तो आपकी तैयारी इस वीडियो के साथ इस चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग जाइएगा एग्जामिनेशन में आराम से टिक कीजिएगा, सही सही टिक मारिएगा और बिल्कुल आप लोग आसानी से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आंसर करने पाइएगा जो भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से और भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं जिनका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।